भारत का स्टांस हमेशा ऐसा रहा कि कुछ भी गलत होगा भारत उसके खिलाफ खड़ा होगा। हर वो व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है, जो चाहता है कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में रहे, वो इस समय शर्मिंदा है। आप अगर विश्व गुरु हैं तो ऐसे संकट के समय आपको दुनिया को एक रास्ता दिखाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि अमेरिकी इंपीरियलिज्म डाउन डाउन। कि विदेशों में तो डंका बज रहा था, न्यूज़ की हेडलाइंस, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तो यही बता रही हैं। ये पहली बार है कि अपनी छवि बनाने के लिए भारत सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मिलियंस में। तो कैसा ये डंका है? जो वेनेजुएला वाला संकट है, क्या केवल तेल का मामला है या पश्चिमी गोलार्ध पे कब्जे का मामला? लेनिन ने 1916 में एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें कहा था कि इंपीरियलिज्म इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो जब पूंजीवाद संकट में आता है, वो इस ग्रह को समाप्त कर सकता है अपने मुनाफे। कमजोर राष्ट्रों के साथ इस तरह की दादागिरी, इस तरह का सलूक अगर होता रहेगा और बाकी लोग अगर मौन अख्तियार करके बैठेंगे तो स्थिति तो उनकी भी ऐसी हो सकती है। ट्रंप जो मागा वाली बात, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात कह रहे हैं, उसमें भी ये कौन सी फाइल आ गई है, एप्स्टीन फाइल, उस तरह के भी बड़े राजनीतिक मसले हैं। तो जैसे होता है, तो ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था, डुनरो डॉक्ट्रिन क्या? ट्रंप साहब ने उस मुनरो सिद्धांत को डोनेरो सिद्धांत बता दिया, जहां जाके आप राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तेल चाहिए। आशंकाएं कई लोग तृतीय विश्व युद्ध की भी जता रहे हैं। देखिए, युद्ध तो चल ही रहे हैं। मुझमें एक नैतिक शक्ति है, कब मैं डरने वाला हूं, झूठे को झूठा कहने की हिम्मत करने वाला हूं। यह हिम्मत भारत की सरकारें करती रही, चाहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, चाहे प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह। जब भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई खराब गतिविधि ने एक्शन लिया, तब उसका रिस्पांस भारत ने दिया, तगड़े तरीके से विरोध किया गया, कंडम किया गया और शांति के पक्ष में एक आवाज उठाई गई। वेनेजुएला एक देश को बर्बाद होता हम देख रहे हैं। बहस साम्राज्यवाद बनाम समाजवाद की भी चल रही है, लेकिन भारत का स्टांस वहां पर थोड़ा सा ऐसा है जो निराश करता है। वो भारत जिसने 7वें बेड़े के कब्र पर बांग्लादेश बनाई, वो भारत जिसने वियतनाम पर जब बमबारी हुई अमेरिकी, तब उसका कंडेमनेशन किया, वो भारत जिसने पनामा वाले मामले में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कंडेम किया अमेरिका के एक्शंस को, वो भारत एक न्यूट्रल स्टांस ले रहा है, कह नहीं पा रहा है कि अमेरिका ने गलत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका सीना 56 इंच का है, वो कैसे सिकुड़ गया? उनकी आवाज जो बड़ी दमदार दिखती है चुनावी मंचों पर, उस दमदारी भरे आवाज के साथ वो कंडेम क्यों नहीं कर पा रहे हैं साम्राज्यवादी ताकतों को? इन सवालों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत वेनेजुएला के इतिहास पर भी होगी और बातचीत तेल पर कब्जा करने की नीयत और उसके कारण विश्व में जो अशांति का माहौल एक पैदा हो रहा है उस पर भी होगी कि पूरा माजरा, पूरी कहानी है क्या और भारत का स्टेक इस सब में क्या है और भारत का ये जो स्टांस दिखा है, ये भारत को किस तरीके से परिभाषित करता है। बातचीत करने के लिए थर्ड आई का ये एपिसोड आपके सामने है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। और सीधे सवाल पर ही आते हैं। आपका ही फेसबुक पोस्ट में पढ़ रहा था जिसमें से मैंने भूमिका निकाल ली और आप सोच रहे होंगे वही बड़ा ये आसान काम करता है, ना पढ़ता लिखता है, एक फेसबुक पोस्ट से भूमिका निकाली। खैर, भारत का स्टांस हमेशा ऐसा रहा कि कुछ भी गलत होगा भारत उसके खिलाफ खड़ा होगा, आवाज तो उठाएगा ही। इंदिरा गांधी ने तो इतिहास बदलने की बात तमाम लोग करते हैं, भूगोल बदल दी थी। यह एक प्रधानमंत्री है हमारे देश में, नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है 56 इंची का सीना, सबसे मजबूत सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में कहा जाता है। ये सबसे मजबूत सरकार इतनी कमजोर क्यों दिख रही है जब साम्राज्यवादी ताकतें अपना पैर पसारने के लिए कोशिशें करती हैं और उसके खिलाफ कोई शब्द तक नहीं फूटता है? नीरज, प्रधानमंत्री मोदी से लाख असहमति हमारी हो या किसी की भी हो सकती है, आलोचना भी हो सकती है, लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, खासतौर पर ट्रंप की ओर से, उससे हम सब शर्मिंदा हैं। हर वो व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है, जो चाहता है कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में रहे, वो इस समय शर्मिंदा है। ट्रंप जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी गिड़गिड़ा रहे थे मिलने के लिए या और तमाम चीज़ों पर। पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो दावा किया और 60-70 बार कहा कि हमारे कहने से, हमारे दबाव से युद्ध रुका है, और भारत सरकार या मोदी जी की ओर से एक प्रतिक्रिया नहीं आई। कहाँ तो घर में घुस के मारेंगे टाइप भाषण हम लगातार सुनते हैं। ये इसलिए भी
ज्यादा बुरा लग रहा है कि भारत ने खासतौर पर वेनेजुएला की घटना पर, यानी कि वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, अपहरण कर लिया गया पत्नी समेत, और भारत कुछ बोल नहीं रहा है, उसकी निंदा करने लायक हिम्मत नहीं बची है। ये भारत की अब तक जितनी भी हमने प्रतिष्ठा कमाई है इतिहास में, उसको गंवा देना है। भारत जब बहुत कमजोर था, मतलब गांधी जी के समय ही ये हो गया था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, खुल के विरोध किया गया था, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए थे। आपको याद होगा नेहरू जी ने किस तरह पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया कि जो गुट निरपेक्ष देश हैं या जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, जो रूस या अमेरिका दोनों के खेमे में नहीं जाना चाहते थे, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। पर गुट निरपेक्षता कोई कायरता नहीं थी कि हम नहीं बच नहीं के नहीं निकल लेते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के या कमजोर देशों को शक्तिशाली बनाने का एक प्रयास था। और गांधी जी की पूरी दुनिया में या लगभग सभी देशों में अगर प्रतिमा है तो क्यों है? क्या गांधी जी कोई बहुत बड़े मतलब जनरल थे? क्या थे? 56 इंची वाले तो कुछ नहीं थे। था, उनका सीना भी बहुत छोटा था, आवाज भी बड़ी पतली थी और भाषण भी कोई बहुत दमदार नहीं थे। यूट्यूब में आप सुन लीजिए, लेकिन सच्चाई की ताकत थी, सच को सच, झूठ को झूठ, गलत को गलत कहने की शक्ति थी। और इसी की वजह से पूरी दुनिया में गांधी जी की आज प्रतिमाएं लगी हैं, क्योंकि दुनिया ने समझ लिया है कि को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, अगर आप सह अस्तित्व के सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे, एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्रह का संकट हो गया है। और इसीलिए समझ में आता है कि ऐसे समय में जब दुनिया इस संकट से गुजर रही है कि अमेरिका किसी दूसरे देश पे इस तरह से राष्ट्रपति का अपहरण कर ले रहा है, और भारत के पास नेहरू होना चाहिए था इस समय भारत को नेहरू जी जैसा एक विजनरी लीडर चाहिए था। नेहरू क्या थे आपको पता है? एक बार 1956 में सऊदी अरब गए नेहरू जी, तो वहां के शाह सऊद ने उन्हें रसूल सलाम जी, रसूल सलाम मतलब शांति का मसीहा। अब रसूल जो है पैगंबर साहब को कहा जाता है, मोहम्मद साहब को। तो पाकिस्तान वगैरह में इसकी बड़ी आलोचना यूं हुई कि साहब बताइए, मोहम्मद साहब से तुलना कर दी। लेकिन अब शाह सऊद बहुत पैसे वाले हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा आप समझ ही रहे, लेकिन आलोचना खूब हुई कट्टरपंथियों ने। तो रईस अमरोहवी साहब, जो जॉन एलिया के बड़े भाई, जॉन एलिया शायर, उनके बड़े भाई बहुत अच्छे लेखक थे और डॉन में उनके कॉलम छपते थे। तो उन्होंने एक कुछ लाइनें लिखी। उन्होंने लिखा कि जब रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, जब रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, ब्राह्मण जादे में शाने दिलबरी हो ऐसी तो हो, ब्राह्मण जादे में शाने दिलबरी ऐसी तो हो, हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, इस्लाम मर मिटे इस्लाम जिस पर काफिरी ऐसी तो हो। बात है। आप सोचिए, यानी ये आपकी कुव्वत थी, ये आपका साहस था, क्योंकि उस समय स्वेज नहर का संकट जो आया था उसमें अरबों के पक्ष में, मिस्र के पक्ष में भारत ने स्टैंड लिया था जी। जब ऐसा संकट आया तो दुनिया ने कहा, अरे ये विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको रास्ता दिखाए। तो भारत ने यह रास्ता दिखाया था कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप और हम जो गलत है उसको गलत कहेंगे। और पूरी दुनिया कहती थी नहीं, भारत के साथ हम हैं, भारत जो कह रहा सही कह रहा। कम से कम भारत जो कहता था उसमें ये रहता है नैतिक आधार पर ये सही और है। उसकी वजह से साम्राज्यवादी ताकतें झेप जाती थी और सैकड़ों देश भारत के साथ खड़े हो गए थे। जितने तीसरी दुनिया के देश थे वो भारत के साथ खड़े हो गए थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। और ये ग्लोब के हर हिस्से से वो देश थे, वो चाहे पश्चिमी गोलार्ध हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे उत्तरी हो, चाहे दक्षिणी हो, हर तरह, यानी एक तरह से कहा जाए भारत के पास एक वैश्विक नेतृत्व की क्षमता थी, एक नेता था। क्यों? जबकि उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, सुई भी शायद ठीक से नहीं बनती थी देश में, बहुत ही मतलब गुलामी के बाद हाँ नए आजाद हुए थे। लेकिन ये जो नैतिक बल था, उस नैतिक बल ने भारत को कहां से कहां पहुंचाया था। और वो जो पूरी यात्रा रही है, पूरी यात्रा, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री के समय जब वियतनाम हुआ तो सीधे उसकी आलोचना की गई। वियतनाम में जब अमेरिकी हमला हुआ तो आलोचना की। लाल बहादुर शास्त्री के समय वही जो नेहरू जी की डाली हुई जो नीति थी उसी पर देश चलता रहा। आप आगे इंदिरा गांधी के समय तो आप जानते हैं, निक्सन जो सीधे धमका रहा था, उस निक्सन को अमेरिका में बिना मिले और ये कह के कि मैं वो करूंगी जो भारत के हित में है, वो आ गई आयरन लेडी, 7वां बेड़ा देखता रह गया, बंगाल की खाड़ी में आ गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय रूस से समझौता किया, मैत्री संधि की और पूरा समीकरण बदल दिया और बांग्लादेश बना तो इतिहास नहीं भूगोल बन गया।
और वही परंपरा थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का आपने जिक्र किया, उस समय पनामा वाली घटना जी। हुई थी, पनामा के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था अमेरिका ने, उसकी आलोचना इंद्र कुमार गुजराल जो थे बाकायदा संसद में खड़े होकर उन्होंने की, सबने उसका। और तो छोड़िए, जिन मनमोहन सिंह को ये लोग मौन मोहन सिंह कहते थे, उन्होंने क्या किया, देवयानी खोब्रागड़े, वो थी हमारी वहां पे एक बड़ी राजनयिक पोस्ट पर थी अमेरिका में, उन पर वहां ये आरोप लगा कि उनके साथ जो भारत से नौकरानी आई है उसको पर्याप्त मजदूरी जो अमेरिकी कानून के हिसाब से नहीं दिया जाता, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मनमोहन सिंह ने क्या किया, यहां पर अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा हटवा दी और यहां के जो डिप्लोमेट्स थे उनकी जो राजनयिक जो उनको इम्यूनिटी हासिल थी उसको कम कर दिया। हालत खराब हो गई भाई, छोड़ना पड़ा देवयानी को। तो ये भारत की परंपरा रही है कि साम्राज्यवाद के सामने सर नहीं झुकाना है, क्योंकि भारत का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से ही विकसित हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय जिनके हाथ में सत्ता है या जो आरएसएस से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं, उन्होंने चूंकि साम्राज्यवाद के सामने सर झुका दिया था, लेकिन वो आज भी झुका रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकती है बात तो वही शर्मिंदगी होती की है ना, बात। स्कूल कॉलेजेस में जब हम बड़े हो रहे थे लगातार सुनते थे कि जिस हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था उस हुकूमत का सूरज हम लोगों ने डुबाया साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने संघर्ष से। विश्व गुरु कहा जाता है, गुरु जी। का आपने अर्थ बताया कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मतलब गुरु जो है वो लीड करेगा, वो रास्ते रास्ता को। दिखाएगा, बिल्कुल। फिलहाल के स्थिति में जब अंधकार हर तरफ दिख रहा है, आपने गोलार्धों की बात की और हमारी चर्चा में आगे आएगा भी, गोलार्धों पे कब्जे की क्या कोशिशें चल रही है, तो एक गुरु दिख नहीं रहा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा रहा हो। तो क्या विश्व गुरु भारत अब केवल नारे में रह गया है और उसने चेला बनना स्वीकार कर लिया है? नहीं नहीं, विश्व गुरु कौन कहता है भाई, कोई गुरु खुद को गुरु कहे, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। आप अगर विश्व गुरु हैं तो ऐसे संकट के समय आपको दुनिया को एक रास्ता दिखाना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि अमेरिकी इंपीरियलिज्म डाउन डाउन, उसका विरोध होना चाहिए। दुनिया के जो इस तरह के देश हैं, अगर कमजोर देश जो तथाकथित कमजोर हैं, वो मिलकर इकट्ठा हो जाएं तो बड़ी ताकत बन सकते हैं, और अतीत में यही होता रहा है। आप नहीं कह रहे हैं तो विश्व गुरु आप अपना तमगा लटका के घूमिए। कोई टीचर जो सचमुच टीचर है, अच्छा टीचर है, वो अगर अपने यहां तमगा एक वो तख्ती लटका के घूमे कि मैं सबसे अच्छा टीचर हूं, तो पागल ही कहलाएगा ना, क्योंकि लोग कहेंगे कि अच्छा टीचर है, स्टूडेंट कहेंगे अच्छा टीचर है। गांधी जी कह के ये कहने नहीं गए कि मेरे पुतले अब हर जगह लगने चाहिए। गांधी जी ने नहीं किसी से कहा कि तुम लोग मेरी बात मानो, पर दुनिया जानती है कि गांधी को मानने का मतलब है इस ग्रह को बचाना। सहअस्तित्व और अहिंसा के जरिए ही ये पृथ्वी बच सकती है। आज ये कहने वाला अगर भारत का नेतृत्व ये कहने का साहस नहीं कर सकता, जहां गांधी और नेहरू की परंपरा रही है, वो गद्दी जिस पर मोदी जी बैठे उस पर पहले बैठे हुए सभी लोगों ने इस परंपरा का न सिर्फ सम्मान किया है बल्कि निर्वाह किया है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में वो सच्चाई के साथ खड़े रहे। वो साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करते नजर आए हमेशा, और आज आप चुप हैं। मजाक उड़ाता है, रोज रोज मजाक उड़ाता है, एक्शन से मजाक उड़ाता है, भाषा से मजाक उड़ाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। और भारत का प्रधानमंत्री जो अपनी वाचालता के लिए, अपनी भाषणों के लिए, अपनी डायलॉग बाजी के लिए ख्यात है, वो चुप है, कुछ बोलने को तैयार। आप वेनेजुएला पे नहीं बोल रहे हैं, आप एक स्टैंड नहीं ले रहे कि भाई आपने गलत किया। आप कोई हमला नहीं कर देंगे, लेकिन गलत तो कहेंगे, कम से कम अपनी मैसेजिंग तो करें। तो यहां पे और यूनाइटेड नेशन की क्या स्थिति हो गई है। यूनाइटेड नेशन, वो गुटरेस साहब बोल रहे हैं गलत हुआ, सब हुआ, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब यूनाइटेड नेशन का भी कोई मामला नहीं रह जाएगा। मतलब वही दिख रहा है ना, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का वायलेशन हुआ, ट्रंप जो है वो बाईपास कर गए अमेरिकी कांग्रेस को। मतलब एक व्यक्ति की दादागिरी पूरे विश्व पर चलेगी और हर कोई मौन साधे बैठेगा, स्थिति तो ऐसी दिख रही है। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर याद आता है सर, जिसकी दो लाइन्स ऐसे हैं कि उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस तरीके का जो शेर है, कमजोर राष्ट्रों के साथ इस तरह की दादागिरी, इस तरह का सलूक अगर होता रहेगा और बाकी लोग अगर मौन अख्तियार करके बैठेंगे तो स्थिति तो उनकी भी ऐसी हो सकती है। और इसमें ये सवाल भी एक उठता है कि विदेशों में तो डंका बज रहा था, न्यूज की हेडलाइंस, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तो यही बता रही हैं। तो विदेशों में किस तरह का डंका बज रहा है और क्या उस डंका को बजवाते बजवाते हमने अमेरिकी इंपीरियलिज्म की तरफ अपने आप को अलाइन कर लिया है? नहीं, देखिए, डंका तो ऐसे बज रहा है कि भारत सरकार
ने 2025 में जी एक बाकायदा एक फर्म, लॉबिंग फर्म हायर की और उसे 1.8 मिलियन सालाना पे, यानी ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए हर महीने देती है भारत सरकार कि अमेरिका में जो वहां का सत्ता प्रतिष्ठान है वो आपके लिए एक बेहतर स्थिति रखे, आपको आपकी नीतियों के हक में बात करे। और स्थिति क्या है, इसके बावजूद वो आप अपमानित किए जा रहे हैं रोज। ये पहली बार है कि अपनी छवि बनाने के लिए भारत सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मिलियंस में। आप भारत के अंदर तो टीवी चैनल से अपनी डुगडुगी बजवा ही रहे हैं, आप बता रहे हैं सब लोग कि आप क्या कर दिया और आपके बोले आप तो युद्ध रुकवा देते हैं वगैरह वगैरह, पर दुनिया उसके बाहर भी है ना। जी तो अमेरिका में तो आप पैसे दे रहे हैं, पैसे देकर आप अपनी छवि या अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे बेहतर हो इसके लिए आप 1 करोड़ 30 लाख रुपया महीना खर्च कर रहे हैं। तो कैसा ये डंका है? डंका तो तब, देखिए विदेश नीति में क्या होता है कि आप, विदेश नीति राजनीति नहीं है। राजनीति में आप एक करते हैं 10 हाँकते हैं, जैसा लोग करते हैं। चुनाव किसी भी तरह जीत लिया, झूठ बोल के जीत लिया, तोड़ के जीत लिया। विदेश नीति में अपने हितों की रक्षा बड़ी शांति से की जाती है। आपका हित सध भी जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता कि आपका हित सध रहा है। बहुत, सांप भी मर जाए लाठी भी ना हाँ, टूटे। बल्कि आप विनम्र ही बने रहते हैं, लेकिन आपका काम निकलता रहता बिना बोले। तो विदेश नीति में बड़बोलापन सबसे ज्यादा घातक। अब सोचिए, इस समय अभी एक पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि एकदम गाजा बना दो बांग्लादेश को। क्यों? क्योंकि ये सब बोल के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके आपको बंगाल में वोट लेने हैं। लेकिन विदेश नीति के लिहाज से कितना खतरनाक है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण के साथ आपकी पूर्वी सीमा को सुरक्षित कर दिया था। आप ये करके उधर भी एक होस्टाइल नेशन बनाना चाहते हैं, वो भी तब जब आपके विदेश मंत्री वहां के पूर्व प्रधानमंत्री के अंत्येष्टि में गए हुए हैं। तो विदेश नीति को आप समझ ही नहीं रहे हैं कुछ। आपने विदेश नीति के जरिए भी राजनीति करना चाहा और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। राजनीति का वोट नीति कहें। हाँ, इनके लिए तो राजनीति का मतलब वोट नीति ही है। लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने सैन्य समझौते करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तो मतलब आप करते रहिए, भाषण देते रहिए कि उनको गाजा बना दो। एक तोगड़िया जी ने कहा है कि मोदी जी जाएं और जैसे मादुरो को उठाया गया है वैसे ही जो है यूनुस को उठा लाएं बांग्लादेश से। तो ये तो समझ है हमारे देश के नेताओं। और केवल नेताओं की बात क्यों कर रहे हैं हम, आईटी सेल की अगर बात करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ बाकी विपक्ष के नेताओं को मलाइन करने के लिए या अपनी डुगडुगी बजवाने के लिए, उस आईटी सेल के जरिए भी कभी डोनाल्ड ट्रंप को भगवान बना दिया जाता था, परम मित्र हैं, कभी पुतिन को भगवान बना दिया जाता है और इतनी अनर्गल बयानबाजियां होती है, उससे भी तो असर पड़ता है। अरे भाई, भारत का प्रधानमंत्री जब जाकर कहेगा अगली बार ट्रंप सरकार, तो हम तो विदेश नीति का मोर्चा उसी दिन हार गए। जी, जीता कौन? जो बाइडेन। और फिर आपने ट्रंप से ऐसी दूरी बनाई कि ट्रंप से मिलने भी नहीं गए दूसरे चुनाव में, और यहां आप नमस्ते ट्रंप कराते रहे। अब की बार ट्रंप सरकार, तो सब ने देखा हुआ है ना कि आप कितने ढुलमुल रवैये वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कहीं विदेश का कोई किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आए और यहां आकर कहे कि मोदी जी को जिताओ या राहुल को जिताओ, किसी को भी, तो ये कितनी बड़ी मतलब विदेश नीति के लिहाज से ब्लंडर है। इलेक्शन मैनेजर बन के चले गए आप। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं आप, आपका रिश्ता उस देश से है, किसी की भी सरकार आए। आज अफगानिस्तान, जिनको हम तालिबान को आप हमेशा आतंकवादी कहते रहे ना जी, आज तालिबान के लिए आप यहाँ पे रेड कारपेट बिछाते हैं क्योंकि वहां पे सरकार बन गई है, किसी की भी सरकार हो। अंततः तो आपको देश मतलब कंट्री टू कंट्री रिलेशन होता है ना। राइट। आप जाके वहां पे अगर कहने लगे कि इसकी सरकार बननी चाहिए, उसकी सरकार बननी चाहिए, तो आपका तो फिर क्या हाल होगा। तो आप देख रहे हैं विदेश नीति, इसीलिए मतलब असली डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। माफ करिएगा, असली डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल डिग्री तो हम यहाँ नहीं करवा पाते हैं, लेकिन जानकारी जरूर देना चाहेंगे। तो थोड़ा सा पहलू को मोड़ते हैं और जो वेनेजुएला वाला संकट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सर मुनरो डॉक्ट्रिन जो है वो डुनरो डॉक्ट्रिन बन गया है। तो ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था, डुनरो डॉक्ट्रिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा मसला। एक तो हमें समझना होगा कि वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट हुआ अमेरिका के लिए, या अमेरिका वहां क्यों ऐसा कर रहा है।
वहां अब इसमें एक चीज मैं जोड़ जी देता जी हूँ उसके बाद कि क्या केवल तेल का मामला है या पश्चिमी गोलार्ध पे कब्जे का मामला है? दोनों चीजें हैं। गोलार्ध पे आप कब्जा क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए कि आप सारे खनिज संपदाओं को हम ले लें। आपने चूंकि गोलार्ध की बात की तो पहले हम वही कर लेते हैं। पश्चिमी गोलार्ध का मतलब हुआ, हमारे दर्शक सोचे ग्लोब है, अगर उसको बीच से काट दिया जाए, एकदम बीचों बीच, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, तो इधर पश्चिमी गोलार्ध हुआ, इधर पूर्वी गोलार्ध हुआ। पश्चिमी गोलार्ध में मूलतः उत्तर और दक्षिण अमेरिका आते हैं। वैसे वो लाइन लंदन से भी गुजरती है, ग्रीनविच वहीं से है, ग्रीनविच टाइम की जो गणना है। अफ्रीका का एक छोटा सा हिस्सा और यूरोप का बहुत छोटा सा हिस्सा, लेकिन मूलतः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब अमेरिका जो पश्चिमी गोलार्ध में आता है। अमेरिका की शुरू से यह ख्वाहिश रही है कि इस पर उसका कब्जा हो। तो शुरुआत ऐसे हुई कि थोड़ा हमें एक सदी पीछे जाना पड़ेगा। 1823 में जेम्स मुनरो, जो अमेरिका के यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो 5वें राष्ट्रपति रहे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, देखिए अमेरिका जो है वो अमेरिकन्स का है। यहां पर वो दोनों उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों की बात कर रहे थे, और यूरोप यहां पर हस्तक्षेप ना करे और हम यूरोप में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब सवाल है यूरोप ने कैसा हस्तक्षेप किया था? तो दरअसल 2 देश ऐसे थे, खासतौर पर पुर्तगाल और स्पेन, जो 2 यूरोपीय देश ऐसे थे जिन्होंने वहां पे पूरा दक्षिणी जो अमेरिका थे उसके देशों को लगभग उपनिवेश बना लिया था, बांट लिया था, है ना। आधा स्पेन के पास था, आधा इनके पास था, और वहां पे स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे थे। और इसी दौरान 1820 से 25 के बीच एक सिमोन बोलीवर कह लीजिए, वो एक ऐसा योद्धा था, विश्व इतिहास में वैसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं नजर आता, जिसने 6 राष्ट्रों को, 6 देशों को आजाद करवाया स्पेन की गुलामी से। कौन कौन थे वो वेनेजुएला था, वो इक्वाडोर था, वो कोलंबिया था, वो पनामा था, वो पेरू था, और एक बोलीविया था। यानी ये जो 6 देश थे उसको कहते थे द लिबरेटर। तो वो आजाद हो गए, लेकिन यूरोप के ये देश स्पेन और पुर्तगाल ये दोबारा वहां कोशिश न करें। तो मुनरो ने सिद्धांत दिया, भाई इधर मत आइए आप समझ रहे हैं, उसी दौरान 1823 में मतलब एक सीमा सी खींच दी कि आप अपना यूरोप में उधर देखिए, इधर मत आइएगा, इधर आएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी और हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे। अब हमें यह भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा ये भी जान लें कि यहां पर हम अगर आप देखें तो पुर्तगाल से ही वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, और स्पेन से कोलंबस अमेरिका गया था 1492 में। हालांकि वो इटली का था, वहां के राजा रानी उन्होंने उसे दिया। उसका मकसद यही होता था कि नए रास्ते, नए जगह खोजो, और अमेरिका वो गया, उसने मतलब गुलाम भी बनाया लोगों को। और कहते हैं एक जमाने में वहां जो अमेरिका में रेड इंडियंस थे वो करीब 50 लाख से 1.5 करोड़ थे। बहुत लोग मारे गए, उनका संहार हुआ रेड इंडियंस का, और बीमारी से, चेचक जैसी बीमारियां यूरोपियंस के साथ गई वहां, उसमें बड़े तादाद में मारे गए। 1900 आते आते वहां सिर्फ 2 या 2.5 लाख रेड इंडियंस बचे थे। रेड इंडियंस कहना बुरा माना जाता था, नेटिव अमेरिकन कह लीजिए आप। और आज की स्थिति यह है कि बमुश्किल 60 से 70 लाख लोग हैं। अमेरिका की कुल आबादी करीब 35 करोड़ है, जिसमें 2 पॉइंट कुछ जनसंख्या में उनका जो असली अमेरिकन, बाकी तो सब बाहर से ही गए, खासतौर पर यूरोप के लोग गए वहां पर। तो ये पूरा अमेरिका इसी तरह से बना, यानी स्थानीय लोगों के संहार करके वो अमेरिका बना, और बाद में उसने लिबर्टी को अपना एक सिद्धांत बनाया, और वहां पे 1776 में क्रांति हुई जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। और 5वें राष्ट्रपति मुनरो साहब थे, जिन्होंने कहा बहुत हो गया, अब इधर मत आना, स्पेन और पुर्तगाल आप उधर ही रहो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ साथ इन्हें दूसरे देशों का खनिज चाहिए था, दूसरे देशों का व्यापार पे कब्जा चाहिए था। तो रूजवेल्ट के समय तक आते आते, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, इन्होंने उसको कहा कि नहीं, वो तो ठीक है कि वहां पर कोई विदेशी ना आए, लेकिन आंतरिक अस्थिरता होगी तो उसमें भी हम एक तरह से पुलिसिंग कर सकते हैं। मतलब हम जो है मसीहा रहेंगे इस एरिया तो हम मतलब पुलिसिंग करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होगी। और अब ट्रम्प साहब ने उस मुनरो सिद्धांत को डोनेरो सिद्धांत बता दिया, जहां जाके आप राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तेल चाहिए। वेनेजुएला में 303 अरब बैरल तेल है,
दुनिया में कुल जितना तेल है, मतलब प्रमाणित जी जो कहा जा चुका है, जिसको खोज हो चुकी है, उसका 20% अकेले वेनेजुएला में। सबसे बड़ा सबसे बड़ा लार्जेस्ट। और अब तो उन्होंने छिपाया भी नहीं। शुरू में ये कहा गया कि साहब ये मादक द्रव्य की तस्करी वगैरह का जो कार्टेल है उसके ये लीडर हैं, उनके राष्ट्रपति को कहा गया। लेकिन अब अभी जो उनके न्याय विभाग में गया है मसला, उसमें ये सब हटा लिया गया और सीधे वो कह रहे हैं कि हमें तेल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनियों ने 100 साल पहले वहां पर खोजा था, उनको इस लायक बनाया था और अब हमारा उसमें हिस्सा नहीं है और हमें तो तेल चाहिए। तो सीधे सीधे दादागिरी है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए लेनिन ने एक बड़ी 1916 में एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें कहा था कि इंपीरियलिज्म इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। तो जब पूंजीवाद संकट में आता है तो वो किसी भी बाधा को मानने को तैयार नहीं है। वो इस ग्रह को समाप्त कर सकता है अपने मुनाफे के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं इस समय? एक तो अमेरिका में बहुत संकट है, शायद लोग नहीं जानेंगे। अमेरिका में 10% आबादी से ज्यादा लोग जो हैं वो इतनी गरीबी में है कि सरकार की ओर से उन्हें एक फूड स्टैम्प मिलता है कि आपको पोषक तत्वों से भरा हुआ न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला भोजन आप कर सकें। वहां पे असमानता बहुत ज्यादा हो गई। दूसरा, ट्रंप जो मागा वाली बात, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात कह रहे हैं, उसमें भी ये कौन सी फाइल आ गई है, एप्स्टीन फाइल, उस तरह के भी बड़े राजनीतिक मसले हैं। तो जैसे होता है ना, जब आप देश के अंदर संकट में हो तो आप विदेश में बताओ कि हम तो बड़े डंका बजाने, तो डंका बजाने पहुंच गए, देखिए हम तो ये कर सकते हैं। और ये शुरू से करते रहे, क्योंकि जब साम्राज्यवाद जो है वो देखता है कि हमें कहां पे अब संसाधन मिलेंगे, तो एक तो आपको खनिज चाहिए, वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल भी बहुत है, वो सब भी आपको चाहिए। दूसरा क्या है कि पूरा, अब वो इसको दक्षिण अमेरिका को यूएस जो है अपना बैकयार्ड मानता है, पिछवाड़ा, लेकिन पिछवाड़ा लाल है अमेरिका का। समस्या क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका के अगल बगल, ये पिछवाड़ा लाल है वाले चीज को थोड़ा मैंने बिल्कुल अभिधा में नहीं कहा, इसको माफ करिएगा, मैं व्यंजना में कह रहा हूं। अमेरिका के नीचे पनामा, मैक्सिको है जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, वहां भी लेफ्ट की सरकार है। उसके अलावा जब आप दक्षिण अमेरिका में आते हैं तो ज्यादातर जगह या तो लेफ्ट की सरकारें हैं या लेफ्ट सबसे बड़ा विपक्षी दल है। इनको शुरू से ये रहा कि कम्युनिज्म का एक इन्होंने भूत दिखाया, क्योंकि यहां पे जो सरकारें आई उन्होंने क्या किया कि तेल या खनिज जो भी संपदा है उसका जो लाभ है उसको जनता में वितरित किया। जैसे इसी वेनेजुएला में वहां पे कम्युनल काउंसिल्स बनी हुई हैं। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक नहीं, यानी 200-400 परिवारों का एक काउंसिल बना देते हैं और कहते हैं आप पूरी चीजों को खुद तय करिए। तो एक तरह से कम्यून सिस्टम मतलब वो स्वराज वाला जो, हाँ, एक ग्राम स्वराज का एक भाव उसमें भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जनता ही तय करती है। तो वो उन्होंने क्या किया है कि पावर टू द पीपल, और वो उस लिहाज से इन सभी देशों में लेफ्ट एक नए रूप में, खासतौर पर सोवियत संघ के पतन के बाद और कम्युनिस्टों के खिलाफ लगातार, मतलब अरबों डॉलर खर्च किए हैं इन्होंने, अमेरिका ने, और कहां कहां नहीं पहुंचे, अफगानिस्तान से लेके वियतनाम से लेके हर जगह, लेकिन उनके पिछवाड़े में ये लाल लहर उठती रही। हालांकि वहां के जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने अब उसको पिंक कर दिया, इसीलिए उसको कहते हैं पिंक टाइड, जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर से ज्यादा आया और इधर भी वो चल ही रहा है। उसमें वो सीधे सीधे किसी लाल क्रांति की बात नहीं करते जैसे कम्युनिस्टों के समय, उस समय किया जाता था। आइडिया वही है, हाँ, वो पूंजीवाद का नहीं है। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि इन्होंने एक जिसको कहते हैं लिबरेशन थियोलॉजी, जिसमें ईसा मसीह को सर्वहारा घोषित कर दिया है। लो ये और ये कहा कि दरअसल जो ईसाईयत है और जो समाजवाद है वो दरअसल एक ही चीज है, क्योंकि ईसा मसीह ये कहते थे, या बाइबल में कहा गया है कि जो ऊंट है वो सुई के छेद से पार हो सकता है, लेकिन कोई अमीर आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। और स्वर्ग का वारिस कौन है? गरीब है, ये भी कहा गया है। शुरू में जो ईसा मसीह के मानने वाले लोग थे वो कम्यून जैसी स्थिति में रहते थे, जहां सब कुछ साझा था, संपत्ति भी साझा था। तो वो इसको कहते हैं कि यही तो हमारा उद्देश्य है कि राज्य का, ये जो पूरा जनता है उसी के हाथ में उत्पादन के साधन हो। तो उन्होंने मार्क्सवाद या कम्युनिज्म को ईसाई धर्म के इन प्रतीकों से जोड़ दिया। ये भी थोड़ा बहुत गांधी के प्रयोग जैसा ही लग रहा है, धर्म का प्रयोग। पर भारत में धर्म के प्रयोग में प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने नायक हुए हैं, धार्मिक जो देवता हैं,
वो या तो ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं या फिर वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। यहाँ थोड़ी मुश्किल ये हो जाती है, हालांकि यहाँ पे कबीर हैं, रैदास हैं, नानक हैं, आप इनकी मदद बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वहां वो सफल हुए। वहां पर वो कम्युनिस्ट जो मूवमेंट के लोग थे वो कोई एलियन नहीं थे, बल्कि उन्होंने उन्हीं मुहावरों को, खासतौर पर ईसाइयत से जुड़ी चीजों को लेकर, और क्यूबा में इतने दिन तक मतलब अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया, 600 बार कहते हैं कि उन्होंने फिदेल कास्त्रो को मारने की कोशिश की, अमेरिका ने, CIA ने बाकायदा, लेकिन वो बचे रहे, और वो भी अपने को कम्युनिस्ट नहीं कहते थे, है ना। ये 21वीं सदी का खास तरह का समाजवाद रहा है, जो लड़े और जनता के साथ पूरी तरह से जुड़कर। भाई 1962 में तो 20वीं सदी का, हाँ बिल्कुल, सॉरी 20वीं सदी में नहीं, ये लोग 21वीं सदी के लिए कह रहे हैं। ये जो पिंक टाइड वाले हैं, जो चावेज या लूला, ये सब तो 21वीं सदी के लिए कह रहे हैं कि ये 20वीं सदी से अलग, ये हमारा नए तरह का समाजवाद है। लेकिन उस समय 1962 में आप सोचिए, सोवियत संघ ने क्यूबा के पास जाके मिसाइलें लगा दी थी और अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अमेरिका वहां नहीं चाहता था कोई झगड़ा जी। और फिर उसने तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाई बदले में, और फिर वो किसी तरह, नहीं तो विश्व युद्ध जो है हो सकता था, परमाणु युद्ध हो सकता था, ऐसा कहा जा रहा था। तो अमेरिका के बगल में कोई, अमेरिका दूर जाके लड़ता है, अफगानिस्तान लड़ेगा, वियतनाम, ये नहीं चाहता कि यहाँ पे उसके आसपास कोई लड़ाई हो। मतलब एक बेसिक सी समझ भी है ना कि भाई आस पड़ोस शांत रहे, दूर लड़ो जाके। इसीलिए क्यूबा आज तक सरवाइव कर रहा है, ये सारे देश जो हैं वो लड़ते हुए भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक पूंजीवाद एक खास संकट पे फंस गया है, जिसे, और क्योंकि जितने भी जिनको आप आज विकसित देश कहते हैं सो कॉल्ड, वो सब उपनिवेशवादी लूट से ही समृद्ध हुए हैं। भारत को लूटा, पूरे एशिया के तमाम देशों को लूटा, और वहां उस पैसे से अपने देश के वर्किंग क्लास को भी संतुष्ट किया। अब वो मुश्किल होता जा रहा है। तो अब साम्राज्यवाद एक नए स्वरूप में, इसको आप नव साम्राज्यवाद कह सकते हैं, न्यू इंपीरियलिज्म कह सकते हैं, अमेरिका ने तो दिखा दिया है वो, और इसीलिए उसने वेनेजुएला पे हम इस तरह से कार्रवाई की, और देशों को भी वो संदेश दे रहा है। ग्रीनलैंड का क्या मामला है सर? हाँ, ग्रीनलैंड, अब देखिए ग्रीनलैंड की स्थिति है, ग्रीनलैंड का इस तरह से कमजोर पड़ना। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, स्वायत्तशासी शासन है ग्रीनलैंड डेनमार्क का। अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए। क्यों चाहिए? कि यहां पर चीनी और रशियन जो है वो आर्कटिक में आ गए हैं। आप कभी अगर ग्लोब को, जो हमारे दर्शक देखते हो, एक बार ध्यान से देखें, जो आर्कटिक है, उत्तरी ध्रुव, वो एकदम बर्फ से पटा हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है कि बहुत से जगह वो पानी हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 2035 तक एकदम जहाज वहाज आराम से चलने लगेंगे। अब ये हमारे ग्रह के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये जो पूंजीवादी वो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है कि अच्छा शिप्स जा सकते हैं। वाह, अब एक और रास्ता मिल गया। यानी अभी आप यूरोप से आते हैं, स्वेज नहर से होते हुए जितनी देर में चाइना पहुंचते हैं वो करीब 20,000 किलोमीटर है, और वो जो नया रास्ता बन जाएगा ऊपर वो 14,000 किलोमीटर हो जाएगा, और करीब आपको 14 दिन कम लगेंगे। तो ये सब, यानी हालत यह है कि अगर इस देश के सारे पेड़ कट जाएं तो हमारी GDP 9% हो सकती है। तो कुछ लोग कहें काट दो, और काट ही रहे हैं। वो तो जो आपने लाइन बोली थी कि पूंजीवाद मुनाफे के लिए अगर उसको खुद को भी मारना पड़े, वो कुछ भी कर सकता है। और इस समय यही है दिक्कत, है कि बार बार पृथ्वी एक ग्रह के रूप में हमें ये संकेत दे रही है कि भाई सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, अदरवाइज देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस। लेकिन जो ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, तमाम देशों में इन्होंने यही किया है कि राजनीतिक दलों को इतना पैसा दे दिया है और उनको चुनाव जीतने में ऐसी मदद करते हैं, पूरी मशीनरी पे कब्जा कर लिया है ताकि वो सत्ता में आए और उनके हिसाब से नीतियां बनाए। इस समय भारत में ही जो हो रहा है, आप देखिए, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर किसी भी जंगल के जंगल काटो, सारे खनिज संपदाओं पर हम, जहां भी प्राकृतिक खनिज है या संसाधन है, अब छत्तीसगढ़ में पूरा हसदेव का जंगल अडानी साहब काट रहे हैं, इधर राजस्थान में अरावली, हर जगह अरावली को हम खत्म करने पे आमादा है, जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अरे सुरक्षा थोड़ी, दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार नहीं, सुरक्षा मैं कह रहा हूं, दिल्ली की सुरक्षा कोई हम वैसे नहीं, दिल्ली के अस्तित्व की सुरक्षा। वो मैं समझ गया। नहीं, राजनीतिक गलियारा तो ये भी कह रहा था कि प्रदूषण का जिम्मेदार अरावली है। हाँ, अरे हमारे पत्रकार लोग कह रहे हैं, मैं नाम लेके कहता हूं, रजत शर्मा जितने बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टीवी में उनका शो था जिसमें कहा कि मतलब प्रदूषण जो है इसलिए नहीं खत्म होता कि अरावली है। तो ये तो हाल है इस देश का। आप कुछ भी बोल देंगे इसलिए कि आप मोदी जी पर कोई बात ना आए। तो देश का नाश हो रहा है और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि अब जो स्थिति है, 100 साल में दुनिया को इतना लूट लिया गया है भाई, ये पूरा 200-300 साल का खेल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपको कच्चे माल चाहिए थे, बाजार चाहिए थे, तो आपने भारत जैसे देशों को उपनिवेश बनाया, या और तमाम देशों को इसीलिए तो बनाया। पहले क्या होता था, कोई एक शासक बहुत मजबूत हुआ तो उसकी सेनाएं दौड़ती चली गई, उसके लोग शासन करते रहे, वो कमजोर हुआ, फिर से लोग अपना शासन करते रहे। मूल स्थिति में कोई फर्क नहीं आता था, यानी जो उत्पादन के संबंध थे उसमें कोई फर्क नहीं आता था। अब आप कह रहे हैं नहीं, सब मुनाफा चाहिए और कंपनियों को चाहिए, कंपनियों राजनीतिक दलों को देंगी, राजनीतिक दल कंपनियों को देंगे, एक पूरा नेक्सस है। और इस देश, इस धरती को, उसके गर्भ को फोड़कर सब कुछ निकाल लेने की एक होड़ लगी हुई है। जैसे अभी क्या है, ग्रीनलैंड में जाना क्यों चाहिए उनको, कि उनका कहना, अब जब वहां पानी हो जाएगा और शिप्स चलने लगेंगे, तो उनका कहना है कि यहाँ जितने मिनरल्स और ये सब हैं वो हमें चाहिए। वो अभी एक तरह से अछूते हैं, उस तरह उसकी खोज नहीं हुई है। और रेयर अर्थ मटेरियल, खासतौर पर वेनेजुएला वगैरह में, साउथ, रेयर अर्थ का तो अब बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये पूरी जो ईवी हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे उसमें उसकी बहुत जरूरत है। रेयर अर्थ वैसे रेयर नहीं है, लेकिन उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। लिथियम है, मैग्नीशियम है, या प्लैटिनम है, तो उनको निकालना बहुत एक मुश्किल है। वैसे धरती के जो है वो, हाँ, धरती के ऊपरी सतह पे ही पाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उसको लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोगों का पेट भी भरना है और वो शांत रहे, इसकी भी व्यवस्था करनी है। तो पहले दूसरे देशों को लूट कर आप ला रहे थे, क्योंकि आप पास हथियार थे, टेक्नोलॉजी थी, आपने वो कर लिया। अब बड़े लेवल पे चीजें चली गई हैं, अब सैटेलाइट के जरिए आप दूसरे के उसको जैम कर सकते हैं। लड़ाई का लेवल ये हो गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए हैं। तो ये ग्रह बचेगा कि नहीं इस होड़ में, ये बड़ा संकट है। वही नवाज देवबंदी साहब का शेर यहाँ भी बड़ा रेलिवेंट लगता ही है कि अगला नंबर आपका है। तो जो दूर जाकर अमेरिका लड़ रहा था, पड़ोस में लड़ने लगा है। हालांकि अमेरिका का कहना ये है कि भाई ये मदुरो साहब जो थे, बड़े अन्यायी व्यक्ति थे, क्रूर व्यक्ति थे, और दमन कर रहे थे लोगों का, विपक्ष का बिल्कुल उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी थी, व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़राब थी, तो इनस्टेबिलिटी था उस रीजन में। और रूजवेल्ट के समय में जो बातचीत हुई थी कि भाई इनस्टेबिलिटी अगर होगा तो हम स्टेबलाइज करेंगे, तो प्रयास तो शांति बहाली का है ना। नहीं, ये तो हास्यास्पद बात है। दुनिया भर के तानाशाहों को ये समर्थन देते हैं, तमाम हर जगह, पूरे लैटिन अमेरिका के जितने तानाशाह थे सबका समर्थन किया है इन्होंने। चिली में तो तानाशाह का समर्थन इस तरह था कि वहां का जो चुना हुआ प्रधानमंत्री थे 1973 में, राष्ट्रपति सॉरी, सल्वाडोर अलेंडे, उनकी हत्या करा दी थी इन लोगों ने। सल्वाडोर अलेंडे की हत्या करवाई थी। तो ये क्या लोकतंत्र के पहरुए हैं? ये अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाली के लिए आए थे, या वियतनाम में लोकतंत्र बहाली के लिए आए थे? यानी कल ये भारत में बहुत लोगों का कहना है कि मोदी जी तानाशाह है, तो क्या अमेरिका हमला कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो एक अजीब चीज है। आप कौन होते हैं तय करने? अगर मदुरो, मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, अगर वो तानाशाह हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, तो वहां की जनता को पूरा हक है कि उखाड़ फेंके, पूरा हक है। वो विद्रोह करे, वो चुनाव के जरिए हटाए, और अतीत में ऐसा हजारों बार हुआ है। आप सवाल है कि देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे कि नहीं? यूनाइटेड नेशन का चार्टर यही है ना। यूनाइटेड नेशन सॉवरेनिटी ऑफ, आपने बनाया ही इसलिए था यूनाइटेड नेशन कि सब संप्रभुता का उल्लंघन कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। आप कौन होते हैं करने वाले? रूजवेल्ट ने कह दिया इसलिए अधिकार मिल गया, तो रूजवेल्ट की अपनी समझ है ना, वो तो फिर इनको भी समझ है, इनको ट्रंप साहब को, कि हम कहीं भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि ताकत है आपके पास। तो ताकत है, तो दुनिया का इतिहास तो ये बताता है कि ताकत के खिलाफ प्रतिरोध भी बहुत लंबा चलता है। आप उस देश का संचालन कर नहीं सकते हैं। और इस समय भी हमारा मीडिया बता ही नहीं रहा, 80 लोग मरे हैं भाई राष्ट्रपति को बचाने के लिए। 80 लोग मरे हैं, जिसमें 32 तो क्यूबन सैनिक थे। और उस वहां की जो उपराष्ट्रपति हैं, जो महिला है, उन्होंने संभाल लिया है। और पूरे देश में लोग सड़क पर हैं, लोग विरोध कर। अगर वो इतने ही बड़े तानाशाह थे तो वहां तो खुशियां मननी चाहिए थी, लेकिन वहां पे लोग सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं अमेरिका का। दुनिया के तमाम देशों में, यहां तक कि अमेरिका तक में विरोध हो रहा है। एक भारत ही है जहां प्रदर्शन कर दो तो यूएपीए लग जाएगा। दुनिया भर के देशों में अमेरिका की इस हरकत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं। बर्नी सैंडर्स जैसे व्यक्ति, जो अमेरिका के इतने सम्मानित सेनेटर, उन्होंने बाकायदा उनका वीडियो उन्होंने जारी किया और कहा है कि अमेरिकी कानूनों का भी उल्लंघन है। इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से भी इजाजत नहीं ली, और इंटरनेशनल लॉज का तो वायलेशन है ही है।
ऐसे में भारत चुप है, बर्नी सैंडर्स बोल रहा है और नरेंद्र मोदी चुप है, भारत के प्रधानमंत्री। काहे के विश्व गुरु हैं आप? अब तो ढिबरी भी नहीं है, प्रकाश कहां से करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत की एक जो प्रतिष्ठा रही है, वो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और आपने पूरी दुनिया को नेतृत्वहीन छोड़ दिया है। जो भारत की ओर देखता था कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। और ये बोलेगा तो उसका एक महत्व होगा, और जो बोलता रहा है हमेशा, आज अब चुप हो गए। तो भारत की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, पूरे ग्रह का या पूरे धरती की आप बात कर भी रहे हैं पूरी चर्चा में, उसकी शांति भी स्टेक पर है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पागल आदमी क्या दुनिया को इस तरह से बर्बाद कर सकता है इसलिए कि उसके पास अत्याधुनिक हथियार है, या वहां का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला एक कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा धंधा हथियारों का धंधा है, तो आप पूरी दुनिया को आप आग में झोंक देंगे? अरे इस धरती के बारे में भी सोचेंगे। और भारत की तो परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम ना, रेवा खंडे कुटुंबकम नहीं है, केवल जम्बू द्वीपे रेवा खंडे कुटुंबकम नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम। बार बार आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर वसुधा के एक हिस्से को इस तरह से आग में झोंका जा रहा है तो आप शांत कैसे रह सकते? बोलना तो पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा, और आप बोल नहीं रहे हैं। चलिए, भारत नहीं बोल रहा है और यूनाइटेड नेशंस जो बना उसका तो काम भी यही था कि अन्य देशों की मतलब तमाम देशों की संप्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहे, बनी रहे। अब मान लीजिए कोई आदमी लॉ पास करता है, किसी कॉरपोरेट की ही बात कर रहे हैं, मालिक ने कोई कानून पास कर दिया कि भाई ये कानून रहेगा, और कर्मचारी कह दे भाई नहीं मानते तेरे कानून को। तो अमेरिका का ये जो चाल है या जो ये एक्शन है, ये तो यही कह रहा है ना, होगा कोई यूएन चार्टर, नहीं मान रहे हैं, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? नहीं नहीं, होगा नहीं, उन्होंने कर दिया। ताजा खबर यह है कि 63 ऐसी संस्थाओं से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है, जो बड़ी संस्थाएं थी, जिसमें 31 यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन के तमाम मिशन चलते हैं जी। जो गरीब देशों या स्वास्थ्य के क्षेत्रों में या शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत मतलब पेरिस जलवायु जो सम्मेलन हुआ था जी। उससे भी, हर चीज से वो अपने को विड्रॉ करें नहीं हमें नहीं देना है पैसा इसमें। तो यूनाइटेड नेशन का तो कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने कहा ना, जैसे लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया था, इस तरह की हरकतें अगर जारी रहीं और इस पर एक बड़ी रोक नहीं लगी तो फिर संभव है कि आप इसको देखें कि यूनाइटेड नेशन भी बेकार हो जाएगा। तब धरती की ओर से बोलने वाले लोग कहां होंगे एक मंच पर? चर्चा का अंत मैं इस सवाल के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि आशंकाएं कई लोग तृतीय विश्व युद्ध की भी जता रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस का बनना, लीग ऑफ नेशंस का टूटना, वो वही दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध था। तो इन आशंकाओं को कहां देखते हैं आप? देखिए, युद्ध तो चल ही रहे हैं। विश्व युद्ध के लिए जरूरी है कि दो गुट आमने सामने हो, है ना, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। अभी क्या है कि अलग अलग खित्तों में हो रहा है। जी। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, उधर वो वेनेजुएला पे जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर शक्ति का ही एक वो है, लेकिन प्रदर्शन है, और शक्ति के जरिए चीजों को तय किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप यूक्रेन के नाम पर रूस से युद्ध नहीं करने की स्थिति में है, वो करेंगे भी नहीं। तो एक तरह से जितने इस तरह के लोग हैं वो एक दूसरे का समर्थन भी कर रहे हैं एक स्तर पर। मैं खबर पढ़ है ना? रहा था जिसमें यह था कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि अब वेनेजुएला जो है वो केवल अमेरिका में बने हुए उत्पादों को ही खरीद सकता है, किसी अन्य देश में नहीं। तो चाइना जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा था, उस ख्वाब में तो रोड़ा बनेगा इस तरह का फैसला या इस तरह के भाई एक्शन। कहा ही जा रहा कि ये संकेत तो चाइना को है, क्योंकि चाइना एक तो आर्कटिक में भी पहुंच गया, जैसा वो कह रहे हैं, रूस और चाइना दोनों वहां पहुंच गए। ग्रीनलैंड हमको इसलिए चाहिए, मतलब ग्रीनलैंड आप एक देश के एक हिस्से कह रहे हैं हमें चाहिए, हम ले लेंगे, हम खरीद लेंगे। वो कह रहे भाई क्यों खरीद लोगे, हम बेच थोड़ी रहे हैं, लेकिन हम खरीद लेंगे। और उस पर यह है कि हमारा एक सैनिक बेस है वहां, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास वहां एक थुले शायद उसका नाम है, वो बेस है, तो वहां है। तो हमें तो कहीं भी जाके कह सकते हैं हमें चाहिए। कल आके हमारे अंडमान निकोबार में बैठ जाएंगे, हमें चाहिए, क्योंकि हमारी सामरिक नीति के लिए जरूरी है, चाइना को हमको यहाँ से देखना है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो एक अजीब स्थिति है। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इसका प्रतिवाद होना चाहिए, और ऐसे में भारत के नेतृत्व की बहुत आवश्यकता थी। एक नेहरू जैसा नेतृत्व होता तो दुनिया के तमाम देश आज एक सम्मेलन बुलाया जाता, और नेहरू जी उसमें जो बोलते हो पूरी दुनिया सुनती, और ट्रंप को सर नीचा करना पड़ता। शक्ति से ही चीजें नहीं तय होती हैं, नियत से भी होती है, नियत और नैतिकता नीति से भी, होती है। नैतिकता से बड़ी कोई चीज नहीं। मैंने कहा ना कि गांधी जी की प्रतिमाएं दुनिया के हर देश में यूं ही थोड़ी लगी हैं। एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी
लाठी लिए खड़ा हुआ है। लेकिन दुनिया क्यों चाहती है कि इनकी बात होनी चाहिए? क्योंकि ये ग्रह नहीं बचेगा। जी। कोएग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। बस यही एक फॉर्मूला है, कोएग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। नो एग्जिस्टेंस का मतलब केवल किसी एक देश के ना होने से नहीं है, ये आपके ना होने से भी है और हमारे ना होने से भी है। अगर कोएग्जिस्टेंस नहीं रहा तो आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए तमाम वो मुल्क जो झंडा बरदारी करते हैं शांति की, तमाम वो मुल्क जो जीते रहना चाहते हैं, तमाम वो मुल्क जो चाहते हैं कि सभ्यता का विनाश ना हो जाए, तमाम वो मुल्क जो धरती के लिए कम से कम प्रतिबद्ध हैं, उन्हें इस तरह की साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करना चाहिए और भारत का मुखर विरोध ना करना निराशा का बायस जरूर बनता है। कोई और डेवलपमेंट होती है तो चर्चा हम जरूर करेंगे इस विषय पर आगे भी। आपके कुछ सवाल हैं तो वो आमंत्रित हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दें ताकि उन सवालों पर चर्चा किया जा सके, क्योंकि काफ़ी गूढ़ और गहरा विषय है ये, जिसे जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ मसला है। इसी बात पर फिर से उसे खत्म करेंगे जिस बात पे पंकज सर ने खत्म किया, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य, अपने परिवार में भी इस चीज को लागू करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस फॉर्मूले को याद रखिए। चर्चा करने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चर्चा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिक्स। शुक्रिया।